स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आज के, आप सभी बैठ जाएंगे, आप अपने स्थान पर सभी बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और व्यवस्था में सहयोग करें। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों से अनुरोध है कि सभी बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं इस लोकसभा के तीसरी बार प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। माननीय डॉक्टर साहब और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब मैं गौतम बुद्ध नगर के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह देकर माननीय जी का स्वागत करेंगे और उनका सहयोग विकास चौहान जी और मनोज गुप्ता जी करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ी माला द्वारा सभी जनप्रतिनिधि माननीय धीरेन्द्र जी, माननीय तेजपाल नागर जी, माननीय लक्ष्मीराज जी, बहन मीनाक्षी जी, श्रीचंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, सभी लोग आए और माननीय जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। सभी लोग करतल ध्वनि, अपनी जगह पे खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी सिसोदिया जी से आग्रह करूंगा कि आज स्वागत भाषण निवेदित कर माननीय जी का अभिवादन करेंगे। श्रीमान सत्येंद्र जी सिसोदिया। सभी से अनुरोध करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। हम सबके मार्गदर्शक, जिनके स्नेह और आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ने का अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के पूर्व में गृह मंत्री रहे, भारतवर्ष के बहुत ही यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी साठे की धरती पर बिसाड़ा गांव में पधारे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार अपने स्थान पे खड़े होके माननीय राजनाथ सिंह जी का जोरदार स्वागत, अभिनंदन करना है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी
वर्तमान में सांसद, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रभारी मंत्री आदरणीय ब्रजेश सिंह जी, इस जनपद के सम्मानित अध्यक्ष गजेंद्र मावी जी, बुलंदशहर के अध्यक्ष विकास चौहान जी, नोएडा के सम्मानित अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, दादरी के सम्मानित विधायक आदरणीय तेजपाल सिंह नागर जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, समाज के सम्मानित साथियों, आज हम सबका सौभाग्य है कि साठे के बिसाड़ा गांव में, जिस बिसाड़ा गांव पर उनका असीम स्नेह रहता है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज आपके मध्य पधारे हैं। मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जितना प्यार आप माननीय राजनाथ सिंह जी से करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उससे अधिक प्यार वो दादरी की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से करते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके जैसा नेता होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कार्यकर्ताओं के लिए वो चाहे देश के गृह मंत्री रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, इतनी सरलता से कोई नहीं मिल सकता जितनी सरलता और स्नेह से वो जनता के साथ संवाद और संपर्क रखते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं, वो जब जिस विभाग के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश आज भी उन्हें याद करता है, उनके बनाए हुए कानूनों को याद करता है। जब वो कृषि मंत्री थे, मेरे किसान भाई बैठे हैं, मैं एक सिर्फ उस समय का वाकया याद दिलाना चाहता हूं। देश के कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के हितों की चिंता कैसे होती है, वो कोई पूछे तो केवल और केवल माननीय राजनाथ सिंह जी जान सकते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे देश का किसान जब ट्रैक्टर का लोन लेने जाता है तो उसकी सारी जमीन को बंधक बनाया जाता है, और एक शहर का कोई व्यक्ति, एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति कार खरीदने जाता है तो उससे कोई गारंटी नहीं मांगी जाती, उसे 7% की दर पर कार का लोन मिलता है, और ट्रैक्टर का लोन किसान को 18 से 24% पे मिलता है। उसी दिन उन्होंने प्रण किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसानों के हितों को ध्यान में रख के 7% की ब्याज दर पे क्रेडिट कार्ड बनाने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया था। मैं केवल और केवल उनका साठे की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने इस लोकसभा के लगातार 3 बार प्रत्याशी रहे और पूर्व केंद्र में मंत्री रहे अपने बहुत लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आप सबके समक्ष अपील निवेदित। साठा 84 की इस पावन घाटी पर उपस्थित मेरी कर्म भूमि की माटी के मेरे कर्णधारों, मैं नमन करता हूं इस माटी को, मैं नमन करता हूं आप सभी को। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से आज एक ऐसे युग पुरुष, राजनीति की इस काली कोठरी में सम्मान की बेदाग सफेद चादर लिए 50 वर्षों से अधिकतम
कि जिस पार्टी की आपने नींव से लेकर सींच कर यहां तक पहुंचाया है, आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और 2 सीट से लेकर पूर्ण बहुमत तक का सफर तय किया है। माननीय राजनाथ सिंह जी आज उस समय के गवाह रहे हैं जब 22 वर्ष की आयु में इमरजेंसी के समय में जेल में रहे और लगातार पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी जहां पहुंची है, आपके नेतृत्व में ही ये देश भूलेगा नहीं, ये पार्टी भूलेगी नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी थी तो उस संगठन के मुखिया माननीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी थे। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। उस पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने में माननीय जी आपके विचारों ने, आपके संघर्ष ने, आपकी प्रेरणा ने आज इस पार्टी को वह संबल दिया है कि आज करोड़ों कार्यकर्ताओं की ये पार्टी जब आपसे मिलकर निकलती है, जब आपसे मिलते हैं कार्यकर्ता, तो वो खाली हाथ नहीं आते। वो कहते हैं हम अपने एक मुखिया के से मिलकर आए हैं, हम अपने अभिभावक से मिलकर आए हैं, हम अपने संरक्षक से मिलकर आए हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज अपनी ओर, आप सब की ओर से, मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ठाकुर सरोज सिंह मुंशी जी, इस बेसहारा की माटी के ही लाल हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, भाई प्रणीत भाटी जी, भाई अनिल सिसोदिया जी, आप सब ने कंधे से कंधा लगाकर इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी है। हमारे तीनों अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी, भाई गजेंद्र मावी जी, भाई मनोज गुप्ता जी, आप लोगों ने पार्टी को जैसा आदेश हमारे नेताजी ने दिया है, हमारे राजनाथ सिंह जी ने दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उसके अनुरूप आपने पार्टी को बनाया और चलाया है। मेरे साथी विधायक आदरणीय भाई तेजपाल जी, भाई धीरेन्द्र सिंह जी, बहन मीनाक्षी जी और भाई लक्ष्मीराज चौहान जी, आदरणीय एमएलसी भाई श्रीचंद जी, भाई नरेंद्र, बड़े भाई नरेंद्र भाटी जी, ये सभी हम लोग सब लोग मिलकर आपकी नीतियों पर चलकर पार्टी को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। मेरे भाई मदन चौहान जी भी समाजवादी पार्टी बसपा छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। भाई जनार्दन भाटी जी लोकदल पार्टी के अध्यक्ष और भाई त्रिलोक त्यागी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। समय बचाने के लिए कुछ समय मैं सभी को नाम से बुला सकता हूं, लेकिन मैं समय बचाने के लिए मैं थोड़ा सा समय आपसे ले लेता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आप लोगों का कर्ज है मुझ पर। एक मास्टर के किसान के बेटे को आपने वहां तक पहुंचाया जिस पार्टी ने विश्व में अपना इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ 4 मंत्रालयों में काम करने का आपने मुझे अवसर दिया है। यह एहसान आपका है, यह ताकत भी आपकी है। मैं आपका एहसानमंद हूं। यूं तो लोग कहते हैं कि बाप के लिए हुए कर्ज को भी बेटा चुकाकर वापस दुनिया से जाना चाहता है, लेकिन मैं आपका कर्ज मुझसे नहीं उतरेगा। आपके भरोसे पार्टी ने 1 बार विधायक और 4 बार सांसद का टिकट मुझे दिया है। यह आपकी दी हुई ताकत। आपका कर्ज इतना है कि मैं शरीर की जूती बनाकर भी आपको पहना दूं तो यह कर्ज चुकने वाला नहीं है इस जन्म में। मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये संस्कार देने वाले मेरे गुरु, मेरे अभिभावक कोई और नहीं आज मंच पर बैठे हैं। मुझे राजनीति में लाने वाले चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था सबसे पहले राजनीति में, तो वो माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाया था।
छोटे भाई पंकज सिंह को आपने नोएडा से इतिहास लिखा था, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में सबसे अधिक मतों से जिताकर भेजा था। आज हम महसूस करते हैं जब पंकज भैया बोलते हैं तो कहते हैं माननीय जी की आवाज से लग रहा है। वही संस्कार लेकर, वही शुचिता का संस्कार लेकर आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने उस जीवन को शुरू किया और समर्पित कर दिया इस पार्टी को। कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं से बचाने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया था जब आप मुख्यमंत्री थे और जब आप शिक्षा मंत्री थे। आपने गृह मंत्री रहते हुए आज आपने रक्षा मंत्री रहते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। जो देश हथियार लेता था देशों से, विदेशों से, आज वो देश हथियार निर्यात करता है। और जब माननीय राजनाथ सिंह जी आप हुंकार भरते हैं कि भारत की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई, भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाएगा, यह हुंकार देकर आज विदेशी लोग भी, विदेशी शक्तियां भी, जिनके सामने हम नजरें झुकाकर बात करते थे, आज हम नजर में नजर डालकर बात करते हैं। ऐसे युग पुरुष के रूप में, आज ऐसे युग पुरुष के रूप में आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी। साथियों, इस कर्ज को चुकाने का थोड़ा सा मौका आपने मुझे भी दिया। मुझे ध्यान है 25 वर्षों से भाई विचेत्र और सत्येंद्र भाई, ये सब लोग मिलकर, भाई नरेंद्र प्रधान जी, भाई धर्मेंद्र, भाई सिसोदिया जी, मनोज सिसोदिया जी, सारी टीम आई कि 25 वर्षों से यह महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लग पा रही है। मुझे खुशी है कि मैं, तेजपाल जी, सब लोग मिलकर उस वक्त में एनटीपीसी के मिनिस्टर के पास गए और आज वो भव्य और दिव्य मूर्ति यहां पर एनटीपीसी प्रांगण में स्थापित हो गई है। मुझे खुशी है कि जब ये स्कूल हटने लगा था तो हम सारे लोग मिलकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गए कि हम तो स्कूल खोलते हैं, आप एक चलते हुए स्कूल को बंद कर रहे हो। रूपवास बाईपास 30 सालों से फंसा हुआ पड़ा था, ये काम हुआ है। एयरपोर्ट के कारण 12,000 करोड़ का बिजली घर, ये बहुत कुछ हुआ है। अब तो साथियों, बस मैं आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद की अनुकंपा में आप सबके सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि आप अगर ये मौका मुझे देंगे तीसरी बार, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर अपने साथी विधायकों के साथ, अपने पार्टी के संगठन के साथ आपके चरणों में सर नवाकर अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा। जो सम्मान की पगड़ी आपने दी है, इसकी लाज को नीचे नहीं गिरने दूंगा। ये विश्वास भी मैं आपको दिलाते हुए 26 तारीख को आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब भारत माता की, भारत माता की। अब मैं जन जन के नायक, भारत के रक्षा मंत्री परम श्रद्धेय माननीय राजनाथ सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया, जिला प्रभारी कुंवर ब्रजेश सिंह और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जो बराबर संसद में आपके क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाते रहते हैं,
और मंत्री के रूप में भी जिन्होंने बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है, ऐसे डॉक्टर महेश जी शर्मा, जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र जी मावी, महानगर अध्यक्ष नोएडा मनोज गुप्ता, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान, श्री चंद जी शर्मा हमारे विधान परिषद सदस्य, नरेंद्र भाटी जी विधान परिषद सदस्य, श्री अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री तेज प्रताप जी नागर विधायक दादरी, श्री धीरेन्द्र सिंह विधायक जेवर, श्री लक्ष्मी राज सिंह विधायक सिकंदराबाद, श्रीमती मीनाक्षी सिंह विधायक खुरिया, श्री विकास अग्रवाल क्षेत्रीय महामंत्री, श्री प्रवीण जी भाटी लोकसभा संयोजक, श्री अनिल सिसोदिया लोकसभा प्रभारी। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आज मैं आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। मंच पर आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मेरा स्वागत किया है। आपने फूलों की मोटी हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकारी दी गई कि आज जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वह स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के द्वारा निर्मित यह विद्यालय है। बहनों भाइयों, स्वर्गीय मेघनाथ जी सिंह जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था, और मैं यदि कहूं स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी का मुझे पुत्रवत स्नेह यदि प्राप्त था तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज यदि पहली बार उनके द्वारा निर्मित इस विद्यालय में यदि मैं आया हूं तो एक बार मैं हृदय से स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक नोएडा का प्रश्न है, नोएडा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक समय था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के नेताओं के बहुत दिग्गज बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके लिए करप्शन का, अधिकारियों के बारे में भी कहा जाता था कि करप्शन का सबसे बड़ा कोई सेंटर है तो नोएडा है। लेकिन आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा यह नोएडा अब करप्शन का सेंटर नहीं रह गया है, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बनकर यह नोएडा खड़ा हो गया है। डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों का जिस प्रकार से खौफ था, अपराधियों का जिस तरीके से बोलबाला था, यहां तक भी जानकारी मिली थी कि कुछ समय के लिए कुछ लोग यहां से पलायन भी कर रहे हैं। यह सब सारी बातें मैं समझता हूं अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में पर्यटन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कोई स्थान जाना जाता है तो हमारा यह नोएडा जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश का भी जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा यह उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं के रिकॉर्ड के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि बड़ी मात्रा में भारत के कोने कोने से ही दुनिया के दूसरे देशों से जो यहां पर निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चमचमाती हुई जो एक्सप्रेसवे की यहां पर सड़कें हैं, बेहतरीन जो कानून व्यवस्था है,
इसके लिए हमारा नोएडा जाना जाता है। यही बगल में जेवर एयरपोर्ट है। बहनों भाइयों, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मुझे अच्छी तरह याद है, जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव लेकर भारत सरकार के पास सबसे पहले मैं गया था। बीच में दूसरी सरकारें आती रही यहां पर उत्तर प्रदेश में, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, जेवर की धरती पर इस भारत का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर रहेगा। उसको हरी झंडी दिखाई और आज जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे बहुत विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह उससे परिचित हैं। यही हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में गरीब राज्यों में इसकी गणना की जाती थी। और बहनों भाइयों, आज सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि एक डबल इंजन की सरकार होने के कारण, यानी मोदी जी की सरकार और उन्हीं के नेतृत्व में जो यहां की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके कारण आज करिश्मा हुआ है। आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के गरीब राज्यों में इसकी गणना नहीं की जाती, बल्कि आज ऐसे हालात हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, कुछ ही वर्षों में आप देख लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा, उसमें 5वां हिस्सा यदि किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है, करिश्माई काम हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की जो हालत इस समय है, उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा, राजनीतिक पार्टियां जब जब चुनाव हुए जनता के बीच आती रही हैं, तरह तरह के वादे करती रही हैं। हमारी सरकार बना दो, हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो, हम यह करिश्मा कर देंगे, हम यह करिश्मा कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता था, सारे लोग अपने वादों को भूल जाते थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। किसी को इस पर विश्वास न हो हमारी बातों पर, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख ले। बहनों भाइयों, आज से नहीं, 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमें बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग हम लोगों से पूछते थे, आप लोग बार बार नारे लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को जाकर अयोध्या में उस मंदिर में सभी संत और महात्माओं के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाइयों, जो कहा था वह करके दिखा दिया।
मेरी बात, भाई एक मिनट, मेरी बात आपको बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही हो, लेकिन मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है मैं कह सकता हूं, मुझे तो लगता है अब भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब इस हिंदुस्तान में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जब लोगों के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो जाए, दायित्व बोध पैदा हो जाए कि हमें क्या करना है, तो आप समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया। लेकिन अधिकार बोध यदि पैदा हो जाए कि हाँ ये हमारा अधिकार है, वह हमारा अधिकार है, तब राम राज्य उसे नहीं कहते। कैकेयी को अधिकार बोध पैदा हुआ था, इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों की जेल की यातना भुगतनी पड़ी थी। लेकिन जीवन में मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान राम थे, उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया था। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। कुछ लोगों ने कहा साहब यह तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का मामला है, आप इस मामले में क्यों हस्तक्षेप करते हैं। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर यह बात मैं कहना चाहता हूं, कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, हम सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उसको अपनी मां, बहन और बेटी ही मानते हैं, भले ही और कोई दूसरा मानता हो। सरकार बने या न बने, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई नाराज हो जाए या खुश हो जाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं? क्या आप किसी बहन से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसकी छुट्टी कर दीजिए? क्या होगा उसके जीवन का, क्या होगा उसके भविष्य का? मैंने जानबूझकर के चर्चा की मेरे बहनों भाइयों कि हम लोगों ने जो कहा था सब कुछ किया है, अक्षरशः उसका पालन किया है। अब इन लोगों ने इस समय एक हंगामा खड़ा कर रखा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री को आज से नहीं जानता हूं, हम लोगों के बहुत ही अच्छे रिश्ते लंबे समय से रहे। कभी भी उन्होंने हिंदू, मुसलमान और ईसाई की राजनीति नहीं की। समाज को बांटकर राजनीति करने का हमारे प्रधानमंत्री ने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने एक स्थान पर बोल दिया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। अब भाई घोषणा पत्र में कहा है तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप संपत्तियों का सर्वे कराकर क्या करना चाहते हैं? क्या देश के संसाधनों का समान बंटवारा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मैं आज भी इज्जत करता हूं, उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। मेरे बहनों भाई, स्वयं ही 9 दिसंबर 2006 को विज्ञान भवन में नेशनल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार यदि किसी का है तो माइनॉरिटी का है, और स्पेशली उन्होंने कहा था मुस्लिम्स का है। बहनों भाइयों, देश में जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। यह उन्होंने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था। अब यह प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो उसको लेकर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कई कमीशन बनाए थे।
उन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अपनी संस्तुति दी थी कि 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें 6% मुस्लिम्स का होना चाहिए और 2% माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होना चाहिए। यह कमीशन हम लोगों ने नहीं बनाया था। और बात बहुत आगे तक बढ़ गई कि शेड्यूल कास्ट का यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो शेड्यूल कास्ट के धर्म परिवर्तन के बावजूद उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी का और एसटी का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इन लोगों ने रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर देश को बांटकर इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब, हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर बांटकर हम देश को नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम सबको साथ रखकर देश को विश्व का महान देश बनाना चाहते। ये लोग क्या कर रहे हैं? अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। अब एक बात शुरू कर दिया। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। और इसी उत्तर प्रदेश में मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में कन्नौज का बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था। डिंपल यादव उस समय निर्विरोध जीती थी। उस समय कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों को लोकतंत्र के ऊपर खतरा दिखाई नहीं दिया था। कहां ले जाना चाहते हैं लोग इस देश को? मैं बार बार कहता हूं, राजनीति करनी है तो जनता की आंख में धूल झोंक के राजनीति मत करो, जनता की नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करो। यह है हमारा काम। तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। केवल जनता को गुमराह करके ये समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप टेलीविजन पर चला दीजिएगा, अखबारों में लिख दीजिएगा। मैं वह इंसान हूं कि मेरी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को धोखे में रखकर जिंदगी में राजनीति मैंने नहीं की है। मेरे बहनों, आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। मुझे याद है कि आज के कुछ वर्षों पहले जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी धन दौलत के मामले में 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्मा कर दिया। 7 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत, जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार में खड़ा था, आज वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं कि भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। क्या हम स्वाभिमानी लोग भारत का मस्तक ऊंचा होते हुए विश्व में नहीं देख सकते? क्या विपक्ष के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता? अरे भाई, आलोचना करनी है, आलोचना करो, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना भी तो की जानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, रसिया और यूक्रेन, आपको मालूम होगा 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही। जब लड़ाई शुरू हुई उस समय रूस की तरफ से भी मिसाइलें, तोप, गोले बराबर चल रहे थे। बड़ी संख्या में यूक्रेन में लोग मारे जा रहे थे। यूक्रेन की तरफ से भी रूस बराबर जो है मिसाइल, बम, गोले चल रहे थे। हमारे लगभग 28-30 हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं, भारत के रहने वाले। उनके माता पिता को चिंता हुई कि यदि कहीं मिसाइल हमारे बच्चे जहां रहते हैं कहीं वहां गिर पड़ी तो हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो उनका एक डेलीगेशन हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात करी। और आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बात करने के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध 4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय जवान यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत। ये लोग हम लोगों के ऊपर देश को बांटने का आरोप लगाते हैं। अरब मुस्लिम देश हैं, मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, अरब मुस्लिम देश, 5 अरब के मुस्लिम देशों ने अपने यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से यदि किसी को नवाजा है दुनिया में, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। मेरे भाई, मैं रक्षा मंत्री हूं, सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, फाइटर एयरक्राफ्ट यहां नहीं बनता था। आज हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनाते हैं। पहले हर चीज लगभग फाइटर प्लेन, मिसाइल, तो टैंक, गोले सब दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी, 21,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर चुके, दुनिया के दूसरे देशों को दे चुके। मेरे बहनों भाई, यह हमारे कांग्रेस के दोस्तों को दिखाई नहीं देता। क्या इससे भारत का मस्तक ऊंचा नहीं होता? और जब से मैं आया हूं तब से 1 लाख, जाकर कागज पर लिखकर देख लीजिएगा, 1 लाख कितना, 1 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन उससे अधिक है। अभी भारत में होता ही नहीं। और आज मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारत कमजोर भारत नहीं रह गया है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत के अंदर वह ताकत है कि यदि भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करे तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। बहनों भाइयों, आज भारत के अंदर वह कुव्वत है। हमारे कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को, सपा बसपा के लोगों को यह दिखाई नहीं देता। आज मैं यही कहने आया हूं, लंबे समय के बाद मैं आया हूं बहनों भाइयों, कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने विकास भी इस क्षेत्र में बहुत कराया है। कराया कि नहीं शर्मा जी? और मैं बतला दूं, डॉक्टर महेश शर्मा
डॉक्टर महेश शर्मा आपके लिए सीधे होंगे, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए मंत्रियों को बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, फिर से यदि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, लक्ष्य ही होना चाहिए कि भारत का मस्तक दुनिया में कौन प्रधानमंत्री ऊंचा कर सकता है। यदि उसे प्रधानमंत्री भारत का बनाना है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों से नहीं, 5 लाख से अधिक वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा को जीत कर भारत की संसद में पहुंचना चाहिए। यह मैं आपसे अपील करने आया। तो मैं चलूं? चलें? नहीं? कुछ पानी नहीं लाए हो कि नहीं? मीठा उठा कुछ लाए हो आप? अच्छा चलिए, इस बार तो नहीं। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से कहूंगा कि एक बार कभी चुनाव जब हो जाए, जब आपका मन हो, जब लोग कहें, एक बार मुझे फिर से यहां बुला लीजिएगा। और मेरे बहनों भाइयों, मैं दोबारा यदि आना चाहूंगा, दोबारा आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजनाथ सिंह